नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में भारत के डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम्स की सुरक्षा पर आप कह सकते हैं गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां एक पंचायत सचिव की सरकारी आईडी हैक हो गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इस हैक की गई आईडी का इस्तेमाल करके देश भर में मतलब कई राज्यों में सैकड़ों नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए गए। हमारे पास इस पूरी घटना पर आधारित एक डिटेल्ड लेख है, तो चलिए इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये धोखाधड़ी कितनी बड़ी थी और इसके असली मायने क्या हैं, खासकर डिजिटल इंडिया के दौर में। तो शुरू करते हैं कि ये सब हुआ कहाँ। घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बिजौली ब्लॉक की। वहां दत्ताचोली बुजुर्ग गांव के पंचायत सचिव हैं नागेंद्र सिंह। अगस्त के बीच में यहाँ करीब 15 से 18 अगस्त के आसपास उनकी जो ऑफिशियल सरकारी आईडी थी जिससे वो ऑनलाइन काम करते हैं वो हैक हो गई। और ये हैकिंग हुई कैसे, ये भी जानना जरूरी है। हैकर्स ने सरकार का जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन पोर्टल है उसमें सेंध लगाई। ये वही पोर्टल है जो पूरे देश में जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखने और सर्टिफिकेट जारी करने के काम आता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, ये एक जरूरी सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें सीधे सीधे घुसपैठ हुई। और यहीं पर मामला, जैसा आपने कहा, और ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है। सिर्फ एक अधिकारी की आईडी हैक करके हैकर्स ने कुल 597, जी हाँ 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए। ये नंबर अपने आप में ही मतलब चिंताजनक है। बिल्कुल, 597 बहुत बड़ी संख्या है, वो भी फर्जी दस्तावेजों की। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ यूपी के लोगों के लिए नहीं बने। इनका नेटवर्क आप कह सकते हैं 10 अलग अलग राज्यों तक फैला हुआ था। 10 राज्य? हाँ, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड। इन सभी राज्यों के निवासियों के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए। 10 राज्य? ये तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है कि एक पंचायत सचिव जो यूपी के एक गांव में काम कर रहा है, उसकी आईडी से कोई बैठकर बिहार या असम या आंध्र प्रदेश के किसी व्यक्ति के लिए जन्म सर्टिफिकेट बना रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या सिस्टम में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि कौन सा अधिकारी किस राज्य के लिए सर्टिफिकेट जारी कर सकता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और शायद इस घटना की सबसे चिंताजनक बात भी यही है। जो लेख हमारे पास है वो सीधे सीधे तकनीकी कारण तो नहीं बताता, लेकिन अंदाजा यही लगता है कि शायद सिस्टम में जो स्टेट लेवल ऑथेंटिकेशन है, मतलब राज्य के स्तर पर पहचान की पुष्टि, वो या तो कमजोर थी या फिर हैकर्स ने उसे किसी तरह बाईपास कर लिया हो। हो सकता है कि पोर्टल का डिजाइन ही ऐसा हो कि वो इस तरह की क्रॉस स्टेट धोखाधड़ी रोकने में उतना मजबूत ना हो। ये भी हो सकता है कि हैकर्स ने किसी ऐसी क्या कहते हैं वल्नरेबिलिटी का, मतलब सिस्टम की किसी तकनीकी कमजोरी का फायदा उठाया हो जिसके बारे में पहले पता ही ना हो। और ये जो 597 फर्जी सर्टिफिकेट बने, इनका बंटवारा कैसा था? क्या किसी एक राज्य पर ज्यादा फोकस था? हाँ, आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। सबसे ज्यादा 213 सर्टिफिकेट बिहार के लोगों के लिए जारी हुए, खासतौर पर दरभंगा, भागलपुर और बक्सर जैसे जिलों में। अच्छा, ये पैटर्न दिखाता है कि शायद डिमांड बिहार से जुड़ी थी या फिर हैकर्स का नेटवर्क वहां ज्यादा एक्टिव था। खुद उत्तर प्रदेश में जहां से आईडी हैक हुई, वहां अकेले बस्ती जिले में 66 फर्जी सर्टिफिकेट दर्ज हुए। इसके बाद असम में 43, आंध्र प्रदेश में 23 और जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वहां 19 मामले थे। और हरियाणा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों के अलग अलग जिलों में भी ये फर्जी सर्टिफिकेट पहुंचे। बाप रे! और इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि हैकर्स ने और 150 सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से वो सिस्टम में फाइनली अप्रूव नहीं हो पाए। ओहो! अगर वो भी बन जाते तो ये नंबर 750 के करीब पहुंच जाता। ये स्केल तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। एक अकेली आईडी से पूरे देश में फर्जी दस्तावेजों का इतना बड़ा नेटवर्क। जाहिर है अब अथॉरिटीज हरकत में आई होंगी। जांच का क्या स्टेटस है, कुछ पता चला? हाँ, जांच तो शुरू हो गई है। साइबर क्राइम टीम्स इस मामले को देख रही हैं। उनका मेन फोकस है इस फ्रॉड से जुड़े आईपी एड्रेस और फोन नंबरों का एनालिसिस करना। आईपी एड्रेस मतलब वो डिजिटल पता जिससे ये मालूम हो सकता है कि इंटरनेट कहाँ से इस्तेमाल हुआ था या हैकर्स कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। ये तो पहला कदम होता है।
हाँ, ये अपराधियों तक पहुंचने में पहला कदम हो सकता है। इसमें कोई शुरुआती कामयाबी मिली है क्या? सोर्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने अपराधियों के इस्तेमाल किए गए कई मोबाइल नंबरों की पहचान कर ली है। अच्छा। ये एक अहम सुराग है। रूरल एसपी अमृत जैन ने भी कंफर्म किया है कि साइबर क्राइम जांच चल रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे लीगल एक्शन तय होगा। लेकिन यहाँ चुनौती सिर्फ टेक्निकल नहीं है। मतलब अगर हैकर्स ने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर या दूसरे तरीके इस्तेमाल किए होंगे तो असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। और साथ ही ये क्राइम कई राज्यों में फैला है, तो अलग अलग राज्यों की पुलिस और एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी होगा। सही बात है। ये तो हुई जांच की बात, लेकिन इस घटना के बाद सिस्टम में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है इसने सिस्टम की कमजोरियां तो सामने ला दी हैं। हाँ, एक तत्कालिक प्रतिक्रिया तो आई है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर यतेंद्र सिंह ने जिले के सभी पंचायत अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि वे अपने पासवर्ड और मजबूत बनाएं और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी आईडी और पासवर्ड किसी से शेयर न करें। ये तो बेसिक चीज है। बिल्कुल। ये एक बुनियादी और जरूरी कदम है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ इतना ही काफी है? आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पासवर्ड बदलना या शेयर न करना ही इस समस्या का हल नहीं है? देखिए, पासवर्ड सुरक्षा की पहली दीवार है, लेकिन अक्सर ये अकेली दीवार काफी नहीं होती। खासकर जब हम इतने सेंसिटिव सरकारी डेटा और सर्विसेज की बात कर रहे हों। ये घटना पूछती है, क्या हमारे डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम वाकई उतने सुरक्षित हैं जितने होने चाहिए? सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहने के बजाय हमें सुरक्षा की कई परतें, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बनानी होंगी। जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA। हाँ, जिसका मतलब है कि लॉगिन करने के लिए सिर्फ पासवर्ड ही नहीं बल्कि एक और चीज की जरूरत हो, जैसे आपके फोन पर आया हुआ कोड या फिर बायोमेट्रिक पहचान। तो MFA जैसी तकनीकें इसे रोक सकती थीं। देखिए, पूरी गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन हाँ, MFA से इस तरह की हैकिंग काफी मुश्किल हो जाती है। अगर हैकर के पास पासवर्ड आ भी जाए तो भी उसे दूसरे फैक्टर की जरूरत पड़ती जो उसके पास नहीं होता। सही है। इसके अलावा भी कई उपाय जरूरी हैं। सिस्टम का रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट करना, सिस्टम में किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाने के लिए इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना, और सबसे जरूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग, ताकि वे फिशिंग अटैक या दूसरी चालों के शिकार न बने। हमें सिस्टम की उन कमजोरियों को लगातार ढूंढकर ठीक करना होगा जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। ये तो हुई सिस्टम को मजबूत करने की बात, लेकिन जो 597 फर्जी जन्म सर्टिफिकेट बन चुके हैं, उनका क्या असर हो सकता है? वो सिर्फ कागज के टुकड़े तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है। जन्म सर्टिफिकेट भारत में एक बहुत ही बेसिक और जरूरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। इसी के आधार पर आगे चलकर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई और जरूरी दस्तावेज बनते हैं। इन फर्जी सर्टिफिकेट्स का कई तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि क्या? सबसे सीधा दुरुपयोग तो सरकारी योजनाओं और फायदों को गलत तरीके से हासिल करने के लिए हो सकता है। अच्छा। जरा सोचिए, कोई अपनी उम्र गलत बताकर किसी पेंशन स्कीम का फायदा ले सकता है, या किसी खास इलाके का निवासी बनकर वहां की सब्सिडी या स्कॉलरशिप ले सकता है। दूसरा, इनका इस्तेमाल फर्जी पहचान बनाने के लिए हो सकता है। इस फर्जी पहचान से बैंक खाते खोले जा सकते हैं, सिम कार्ड लिए जा सकते हैं, लोन अप्लाई किया जा सकता है, या और भी गंभीर अपराध किए जा सकते हैं। ओहो। तीसरा, इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों को छुपाने या आसान बनाने के लिए भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पीड़ितों की नकली पहचान बनाना या अवैध प्रवासियों को लोकल नागरिक के तौर पर दिखाना। ये तो बहुत ही गंभीर बातें हैं। क्या उन लोगों पर भी कोई असर पड़ेगा जिनके नाम पर ये फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं, भले ही उन्हें पता ना हो? हाँ, ये भी एक चिंता की बात है। भविष्य में जब असली व्यक्ति किसी सरकारी काम के लिए अप्लाई करेगा तो हो सकता है कि सिस्टम में पहले से मौजूद फर्जी एंट्री के कारण उसे परेशानी हो। उसे अपनी असली पहचान साबित करने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि इन 597 फर्जी सर्टिफिकेट्स को सिस्टम से कैसे हटाया जाएगा, खासकर जब वे 10 अलग-अलग राज्यों से जुड़े हों। हाँ, ये भी मुश्किल होगा। इन्हें इनएक्टिव करना भी एक जटिल प्रक्रिया होगी। तो अगर हम इस पूरी घटना को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमें भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या बताती है? देखिए, ये घटना डिजिटल इंडिया के सफर में एक बहुत जरूरी चेतावनी की तरह है। हाँ। हम तेजी से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन ला रहे हैं ताकि वो आसानी से मिले, पारदर्शी हों
ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस तेजी में हम सुरक्षा के पहलू को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये मामला दिखाता है कि कैसे लोकल लेवल पर एक सुरक्षा चूक का असर नेशनल लेवल पर पड़ सकता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन जैसी बुनियादी सेवा का डिजिटल होना सुविधा तो लाता है, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा मजबूत नहीं है तो ये पूरे सिस्टम में भरोसे को कमजोर कर सकता है। तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नाकामी है? मैं कहूँगा ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और ह्यूमन अवेयरनेस, मतलब तकनीक, प्रक्रिया और मानवीय जागरूकता, तीनों के मिले-जुले लेवल पर एक चुनौती है। तकनीक में कमी हो सकती है, प्रक्रियाओं में खामियां हो सकती हैं, जैसे शायद क्रॉस स्टेट वेरिफिकेशन की कमी है, और मानवीय स्तर पर भी चूक हो सकती है, जैसे पासवर्ड शेयर करना या फिशिंग का शिकार होना। सही। हमें इन तीनों मोर्चों पर काम करना होगा, खासकर पंचायत जैसे जमीनी स्तर पर, जहां शायद डिजिटल लिटरेसी और साइबर सुरक्षा के रिसोर्स उतने मजबूत ना हो, वहां और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट तक ही सीमित नहीं है, है ना? खतरा तो दूसरी डिजिटल सेवाओं पर भी हो सकता है। निश्चित रूप से। यही इस घटना का सबसे बड़ा सबक है। अगर जन्म प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सेवा के पोर्टल में सेंध लग सकती है, तो हमें सोचना होगा कि हमारी दूसरी जरूरी डिजिटल सरकारी सेवाएं कितनी सुरक्षित हैं। हाँ, ये बात तो है। जरा सोचिए, जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS ऑनलाइन है, वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में है, अलग-अलग सब्सिडी और फायदे सीधे बैंक खातों में भेजे जाते हैं। अगर इन सिस्टम्स में इसी तरह की कमजोरियां हुई तो उनका गलत इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है। सही का। ये सिर्फ डेटा चोरी का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, सोशल स्टेबिलिटी और नागरिकों के भरोसे से जुड़ा मुद्दा है। तो संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश के एक पंचायत सचिव की ID हैक होने से शुरू हुई ये घटना देखते ही देखते एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई। 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र 10 राज्यों में फैले, और इसने हमारी अहम डिजिटल सरकारी सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच चल रही है, लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये एक साफ संकेत है कि जैसे जैसे हम जरूरी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यमों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, हमें सुरक्षा के बारे में और गंभीरता से और लगातार सोचना होगा। सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार करके भूल जाएं। इसका लगातार मूल्यांकन, अपग्रेडेशन और टेस्टिंग होते रहना चाहिए। हमें अपराधियों से एक कदम आगे रहने की जरूरत है, और ये सवाल सिर्फ सरकार या तकनीकी एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। एक डिजिटल समाज के तौर पर हम अपने जरूरी सिस्टम्स को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अगर आज जन्म सर्टिफिकेट निशाने पर हैं, तो कल क्या हो सकता है? ये सवाल हमें भविष्य की तैयारी के लिए जगाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।